करते 24 किरण की, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है और इस दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। भिंड से फूल सिंह भरैया को टिकट दिया गया है, तो टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक बार फिर से नकुलनाथ पर छिंदवाड़ा से भरोसा जताया गया है। देवास से राजेंद्र मालवीय को टिकट दिया गया है। धार से राधेश्याम मोबेल, तो खरगोन से पोरलाल खरते कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बैतूल से रामू टेकाम को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी दूसरी लिस्ट के जरिए से अब तक मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। ये आपको दिखा रहे हैं एक एक करके वो नाम। फूल सिंह भरैया भिंड से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुकाबला संध्या राय से है भिंड से, जिन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो भिंड से कांग्रेस से फूल सिंह भरैया का मुकाबला बीजेपी की संध्या राय से होगा। इसके अलावा टीकमगढ़ में कांग्रेस के पंकज अहिरवार का मुकाबला है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के साथ। टीकमगढ़ से चुनावी मैदान में वीरेंद्र खटीक पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया और मुकाबला कांग्रेस के पंकज अहिरवार से है। सतना से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद गणेश सिंह पर फिर से भरोसा जताया गया है। इसके अलावा सीधी से कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल का मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा से होगा। वहीं मंडला से कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम का मुकाबला बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते से होगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से नकुलनाथ को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस सीट से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। देवास की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र मालवीय का मुकाबला बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी से होगा। धार से कांग्रेस पार्टी ने राधेश्याम मोबेल को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धार में अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। खरगोन से कांग्रेस के पोरलाल खरते का मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र पटेल से है। बैतूल में रामू टेकाम का मुकाबला बीजेपी के दुर्गा दास उइके से होगा। तो ये तमाम वो लोकसभा सीटें जहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। आपको दिखा रहे कि इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से संदीप सीधा जुड़ गए हैं। संदीप, 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसमें 2 सीट ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद और मंडला से तो केंद्रीय मंत्री भी हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन दोनों ही सीट पर, सतना की बात हो या फिर मंडला की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या इस बार ये रहा कांग्रेस पार्टी के लिए आसान होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि चाहे बात फग्गन सिंह कुलस्ते की हो या फिर सांसद गणेश सिंह की सतना से हो, दोनों ही चुनावी मुकाबले में हारे थे। इसके जरिए, उम्मीदवारों के जरिए राजनीतिक दल जो मैसेज देते हैं उसको समझना भी जरूरी है। बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस किसी परिवार के पर आश्रित होकर चलती है और परंपरागत चेहरों को ही चुनाव मैदान में उतारती है, परिवारवाद पर का आरोप लगता है। और ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके ये साबित करती है कि जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनको मौका दिया जाता है। तो बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की वो कुछ ऐसा ही संदेश देने वाली थी, और मनोवैज्ञानिक तौर पर वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीदवारों का ऐलान करना, चुनाव लड़ना केवल औपचारिकता है, यह मैसेज भी देना चाहती है। इसीलिए चुनाव के ऐलान के पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। अब बारी कांग्रेस की थी, कांग्रेस को इसी चीजों का ही जवाब देना था, तो उसने भी जवाब दिया है।
मंडला से चुनावी मैदान में उतारा है ओमकार सिंह मरकाम, जो नया चेहरा है। फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ में मैदान उतरेंगे। संध्या राय अगर भिंड से है तो फूल सिंह बरैया जैसे दिग्गज चेहरे उनके साथ में मैदान में है, जो जमीन पर काम करते हैं। बीजेपी के पास अगर संगठन की शक्ति है तो कांग्रेस और अपना नेटवर्क वाले फूल सिंह बरैया भिंड से चुनावी मैदान में होंगे। नकुलनाथ की छिंदवाड़ा सीट और धार सीट को हम कांग्रेस मजबूत इसलिए मान रही थी क्योंकि यहां पर कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है। नकुलनाथ को मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस ने यहां जरा भी देर नहीं की। ये भी नया चेहरा कहे जाते हैं, परिवारवाद का आरोप जरूर लगता है, लेकिन धार से जो चेहरा उतारा गया है वो बिल्कुल नया है। कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने के मामले में कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है, और इसीलिए धार से एक ऐसे ही नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा लोग इनको जानते नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में इनकी सक्रियता देखी गई है और राहुल गांधी के साथ में नजदीकियां देखी हैं, उससे ये समझ में जरूर आया है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया था और इनका कामकाज देखते हुए धार जैसी सीट पर इनको मौका दिया गया है। धार वो सीट है जहां पर कांग्रेस के विधायकों की अच्छी खासी तादाद है, बीजेपी यहाँ कमजोर है। और हम पहले ही ये कह रहे थे कि धार, छिंदवाड़ा जैसी सीटें बीजेपी ने इसलिए रोक कर रखी है क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी में मंथन हो चुका है। देखिए, अब भी बीजेपी को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। उसने हर उम्मीदवारों को पॉइंट आउट करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर उम्मीदवार का नाम आते ही, कांग्रेस का उम्मीदवार का नाम आते ही बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी। यदि उनका नहला होगा तो वो दहला करने की कोशिश करेगी। ये राजनीतिक रूप से केवल नाम ऐलान के जरिए जो राजनीतिक तिकड़में शुरू कर दी गई हैं, जो दांवपेच शुरू कर दिए गए, वो काफी दिलचस्प है। देखिए, चुनाव का ऐलान बिल्कुल नहीं हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प घटना है। राजनीतिक इतिहास में इस तरह की घटनाएं देखना अभी देखी नहीं गई थी, लेकिन अब देखने को मिल रही है आदर्श। तो इसका मतलब ये है कि जो 24 का रण है ये काफी दिलचस्प होने लगा है। कांग्रेस भी कमजोर नहीं मान रही है, विधानसभा का चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन चेहरों को देकर, नए चेहरों को मौका देकर, बीजेपी के बिटवीन द लाइन्स वाली जो मैसेजेस हैं उसको भी बिटवीन द लाइन मैसेजेस कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये बताती है कि यदि बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से आगे रहना चाहती है तो कांग्रेस भी बहुत पुरानी पार्टी है, वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से उन चीजों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो शायद ये मैसेजिंग जो चल रही है ये लोकसभा इलेक्शन को दिलचस्प बना रही है आदर्श। तो आने वाले, अभी तो कांग्रेस के 10 उम्मीदवार आए हैं, आने वाले दिनों में अगर आपको गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले में अरुण यादव चुनौती देते हुए नजर आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के तरकश में ऐसे तीर अभी बाकी हैं, दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये सारी जो बिटवीन द लाइन वाले जो मैसेजेस हैं, ये आने अभी बाकी हैं, जो चुनाव को दिलचस्प बनाएंगे। इस बार क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में अमूमन ये देखा जाता था कमलनाथ और दिग्विजय, ये गुटबाजी, खेमेबंदी की भी खबरें निकलकर सामने आती थी, लेकिन इस बार ना दिग्विजय ज्यादा कुछ बोल रहे हैं और कमलनाथ तो पूरी तरीके से इस वक्त शांत नजर आ रहे हैं। तो क्या युवा चेहरों को मौका देने के साथ ही इस खेमेबंदी को खत्म करने का प्रयास किया गया है? क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार का सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी नए चेहरों पर दांव खेल रही है? एक नई टीम बनाने का यहां प्रयास है। बिल्कुल आदर्श, आप जो क्योंकि कांग्रेस की जब भी बात होगी तो कांग्रेस में उम्मीदवारों का चयन हो या किसी पदाधिकारी को बैठाना हो तो ये देखा जाता है कि वो किस गुट से ताल्लुक रखता है। वो दिग्विजय सिंह गुट का है या कमलनाथ गुट का है, या इससे पहले पचौरिया सिंधिया गुट के लोग हुआ करते थे। अब पचौरिया सिंधिया तो है नहीं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में एक अघोषित दोस्ती है, एक बॉन्ड है उन दोनों के बीच में आपस में, जिसमें मनमुटाव बाहरी तौर पर जरूर आता है, लेकिन जो लोग इन दोनों नेताओं को जानते हैं वो समझते हैं कि गुटबाजी जैसी चीज कोई इनमें नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनके नीचे जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता हैं, जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट से ताल्लुक रखते हैं, उनमें गुटबाजी जरूर हो, लेकिन चूंकि बड़े नाम कमलनाथ और दिग्विजय इस नाम पर एक रूप है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी कोई चीज देखने को नजर नहीं आती है। अब जैसे बात रही है कि कोई निर्विवाद चेहरे, जमीन पर काम करने वाले चेहरों को मौका दिया गया है, जैसे उज्जैन से मौका दिया गया है, जैसे धार से मौका दिया गया है, या ओमकार सिंह मरकाम को मौका दिया गया है, कमलेश्वर पटेल है, ये सारे के सारे लीडर्स राहुल गांधी के नजदीकी जरूर रहे हों, लेकिन ये लोग ये जानते हैं
कि यदि मध्य प्रदेश में उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं को नहीं साधा तो इनका राजनीतिक भविष्य नहीं होगा। तो इसीलिए ये लीडर्स भी जब भी काम करते हैं तो किसी न किसी गुट से ताल्लुक जरूर रखते हैं। लेकिन अब ये बात बहुत बेमानी हो जाती है कि कौन सा उम्मीदवार किस गुट से ताल्लुक रखता है। ये बात जरूर है कि इस बार की जो पहली लिस्ट आई है, ये पहली लिस्ट में ही ये जाहिर होने लगा है कि केंद्रीय नेतृत्व का दखल बहुत ज्यादा है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ की मर्जी के बगैर भी केंद्रीय नेतृत्व अपने सर्वे, अपने पार्टी के सक्रिय और सेवाभावी कार्यकर्ताओं को मौका देने की बात कर रहा है, उनको मौका दे भी रहा है। और ये बात अगर इन लीडर्स के बीच में चर्चाओं में लाई जाती है तो इन सारे लीडर्स के बीच में तर्क वितर्क किए जाते हैं। सक्रिय टिकट नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, फिर जिसका तर्क काम आया उसको टिकट मिलता है। और ऐसे ही इसीलिए अगर धार से कोई नया नाम सामने आता है, नया चेहरा सामने आता है तो कोई नई बात नहीं होगी। गुटबाजी वाली बात जो है कांग्रेस में हमेशा से की जाती थी, इसलिए अभी भी की जानी है। एक बात और गौर करने लायक है, अब आप मुकाबलों को देखिए। संध्या राय अगर मुकाबले में है तो फूल सिंह बरैया उनके साथ में है। अगर फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गज लीडर मैदान में है तो ओमकार सिंह मरकाम जैसे नए चेहरे भी मैदान में उतारे गए हैं। अगर सतना से गणेश सिंह अगर मैदान में है तो यहाँ भी एक सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे लीडर को मैदान में उतारा गया है। टीकमगढ़ में भी नया और युवा चेहरा दिया गया है। यानी बीजेपी के जो दिग्गज और बार बार चुनाव लड़कर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ में नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो कांग्रेस ने बिटवीन द लाइन्स एक तरफ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, दूसरी तरफ संदीप, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं और इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी देखा जाता है। उस दिशा में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत नजर आती है, किस तरीके की मैसेजिंग का प्रयास है, इसे भी समझने का आपसे प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो इस लिस्ट में भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का भी नाम है, जिन्हें भिंड लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। अब टिकट मिलने के बाद फूल सिंह बरैया ने अपनी जीत का दावा किया और क्या कुछ कहा है, उनसे बात की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने, सुनवा देते हैं। बाकी है फूल सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि भिंड दतिया लोकसभा चूंकि आपका गृह जिला भी है, आप नहगांव के रहने वाले हैं, क्या ये चुनाव संघर्ष रहने वाला है इस बार फिर से? नहीं, चुनाव में कोई संघर्ष नहीं है, मेरी एक तरफा जीत होगी, कोई संघर्ष है नहीं। किस आधार पे आप कह रहे हैं एक तरफा जीत होगी? मेरा काम है, मैं तो हवा में वादे तो मानता बीजेपी की तरह, मंत्र तो मैं जानता नहीं, मैं काम किया है, मेरे लोग हैं। आप एक बार सर्वे करके तो देख लो ना, एक बार आप चले जाइए, आप टीवी लेकर के पूछिए लोगों को। पिछले कई बार से बीजेपी लगातार ये सीट जीत रही है फूल सिंह, इस बार नहीं जीतेगी। उनके पास मुद्दे हैं, कहते हैं 370 है, राम मंदिर है। नहीं, वो तो उनके पास ऐसे मुद्दे हैं जो करोड़ों लोगों के खिलाफ मुद्दे हैं, राष्ट्र के खिलाफ मुद्दे हैं, देश को तोड़ने वाले मुद्दे हैं। उनके पास कोई मुद्दा देश को जोड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास भाषण तो दो ही है नहीं, मुसलमान, हिंदू और हिंदुस्तान और वो आतंकवाद, इसके अलावा वो डिक्शनरी भी शायद उन्हें दूसरी बनाना पड़ेगी। अब सीएए कानून बना दिया है, ये तो वो पहले से उनका षड्यंत्र है, देश को तोड़ने का षड्यंत्र है और धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि देश टूटने की कगार पर आ भी जाएगा। वो तो कहते हैं जोड़ने का काम किया, जो लोग बाहर से दूसरे देशों से आए गैर हिंदू, उनको हम मान्यता दे रहे हैं। ये कोई वो ऐतिहासिक कार्य नहीं है कि बाहर से कौन आया कौन नहीं आया, इस पे बहस करना ठीक नहीं है। माइग्रेशन सिस्टम पहले था, आक्रांताओं का देश रहा है, कौन ने कब आक्रमण किया, कौन यहाँ बस गया, कौन निकल गया, इसके ऊपर अगर बहस करेंगे तो आधी इंडिया निकलेगी विदेशी, ये कोई मतलब की बात नहीं। अच्छा फूल सिंह जी, आपकी पार्टी में जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे मैसेज डाला है कि मैंने पेट काट काट के मेहनत की और मौका आया तो फूल सिंह को दे दिया। नहीं, ये कोई रोजगार देने की जगह नहीं होती, राजनीति सेवा की जगह है। ये तो रोजगार की बात हो गई। नहीं, पार्टी की सरकार बनेगी तो कोई भी नेता रोजगार देगा जी, रोजगार की जगह नहीं है, इसमें सेवा करने की जरूरत है। लोग जीत करके आते हैं, अगर नौकरी लेना होती, मुझे सेवा नहीं करना होता तो मैं नौकरी करता, अपनी नौकरी छोड़ के क्यों आता। तो ये नौकरी की जगह नहीं है, ये सेवा की जगह है, ये देश को बचाने की जगह है, देश के हित में काम करने की जगह है, करोड़ों लोगों की जिंदगी जीने के लिए उनको संसाधन देने की जगह है। कुछ महिला कार्यकर्ता कह रही है कि हमें मौका देना चाहिए था, बीजेपी लगातार दे रही है मौका। अब ये अलग बात है, अब बीजेपी का चल रहा है, अभी तो पूरा हो नहीं पाया, होगा। अच्छा, एक सवाल फूल सिंह जी, आपको इस बार कोई घोषणा तो नहीं करनी, जैसे विधानसभा में आपने की थी कि 50 सीट नहीं आई? इस बार नहीं करूंगा, तो इस बार क्यों नहीं? मेरे पास कैलकुलेशन वो भी है, पहले जैसा ही है, परफेक्ट, लेकिन घोषणा इसलिए नहीं करूंगा कि पार्टी पूरी मेरी बात मान जाए। तो अगर बीजेपी के, मैं आपको बता दूंगा, बीजेपी अभी चुनाव करा ले, मध्य प्रदेश में 185, अगर कांग्रेस ना जीत जाए मेरे को वो सजा दे देना, लेकिन आप घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बात मानते ही नहीं।
मध्य प्रदेश में लगभग आपको कितनी लग रही? 25 सीटें? नहीं, अभी टिकट फाइनल होने दो, उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोग बताएंगे। पिछली बार पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी थी? नहीं, मेरी विधानसभा में नहीं मानी। आपको लग रहा है इस बार मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। नहीं तो मानेंगे, इसलिए तो घोषणा नहीं कर रहा। फिर भी कुछ तो बता दीजिए। नहीं, अभी तो ये बता दूंगा मैं, जब टिकट फाइनल हो जाएंगे तो ये बता दूंगा, ये जीतेगी, ये हारेगी, ये जीतेगी। देखिए, फूल सिंह बरैया का कैलकुलेशन है, पहले भी कैलकुलेशन था, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी 50 से ज्यादा नहीं जीतेगी, बीजेपी लंबी सीटें जीत के आई, और इस बार इन्होंने फिर कहा है कि टिकट घोषित हो जाने दीजिए, फिर बता देंगे कितनी सीटें जीतेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो संदीप मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संदीप, जिस सीट से फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है, वो अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं, इतिहास रचने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस पार्टी सिर्फ भिंड में ही अपने पत्ते खोलने में कामयाब हुई? जिस जगह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, वहां अगर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में देरी हो रही है, तो क्या सिंधिया के सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती मानकर चल रही है? बिल्कुल वजह यह हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद में अगर ग्वालियर चंबल इलाके में प्रत्याशियों की घोषणा भी रोकी गई है तो जरूर इसकी वजह राहुल गांधी की यात्रा रही होगी। इतने बड़े कांग्रेस के समूचे नेतृत्व इस इलाके से गुजरा है, जमीनी जायजा लिया होगा, तो इसीलिए जो परंपरागत चेहरे हैं शायद उसकी बजाय कोई नया चेहरा भी मैदान में आ सकता है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो आपका जो कयास है ये बिल्कुल सही लगता है कि शायद वजह राहुल गांधी की न्याय यात्रा ही रही होगी। लेकिन ये न्याय यात्रा के जरिए उसके मंथन से निकाला गया उम्मीदवार कितना कारगर साबित हो पाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाका है, यहाँ पर भी कांग्रेस कुछ कुछ सीटों पर अपनी संभावना देख रहे हैं, जैसे भिंड है, जैसे मुरैना है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है। इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को उम्मीद है और इसलिए ठोक बजा के खंगाल कर अच्छा उम्मीदवार निकालने की कोशिश है यहाँ पर। ये तो उम्मीदवारों के चयन की बात है, लेकिन जब इलेक्शन जब आता है आदर्श, तब और भी मुद्दे हैं जो मैदान में आते हैं। यदि देखना होगा कि उम्मीदवार के बाद में जब इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल आएगा तब लोग किसे पसंद करेंगे। जब मुद्दों की बात आएगी, बीजेपी 370, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे मुद्दों को, सीएए जैसे मुद्दों को मैदान में लाएगी, इन पर जनता ज्यादा भरोसा करती है, या कांग्रेस के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता उनके साथ में जाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। केवल उम्मीदवारों का चयन आज इन दिनों लोकसभा इलेक्शन में केवल यही बाकी नहीं रह जाता है। निर्णय अगर लेना है तो इसमें आगे आने वाले दिनों में चुनाव में और भी स्टेजेस होंगे, उसमें भी काम करता है। तो दो लोकसभा चुनाव में खासतौर पर यह देखने को मिला है और बीते कई इलेक्शंस में भी ऐसा देखा गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में यहां तक ये देखा गया कि मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। एक मतदाताओं के मन में वोट डालने के लिए जब वो जा रहे हैं तो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी नजर आते हैं, लेकिन एनडीए अलायंस के तहत अभी तक किसी भी फेज का ऐलान नहीं किया गया है। अब ऐसे में जब ये उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो क्या राहुल गांधी के चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर अपने साथ ये जा रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में अभी भी राहुल गांधी के नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन क्लियर कुछ नहीं। बिल्कुल क्लियर तो नहीं है। वैसे हम लोकसभा इलेक्शन देखें तो जिस तरह मोदी की सभाएं हो रही हैं, अमित शाह की और दूसरे सीनियर लीडर्स की जो सभाएं हो रही हैं, उसमें लोकसभा चुनाव का जिक्र आता है। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अभी तक कोई मुद्दा दिया हो, खासतौर पर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ मध्य प्रदेश से जब न्याय यात्रा गुजरी तो उसने जमीन पर जो माहौल बनाया हो, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश भर में कोई मैसेज दिया हो, कोई नया मुद्दा दे दिया हो, किसी मुद्दे को जनता के बीच में पहुंचा दिया हो, ऐसा आम माहौल देखने को नहीं मिलता है। अंदर करंट चल रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी और मोदी पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आते हैं, चुनावी मोड में नजर आते हैं, तो ये कांग्रेस नजर नहीं आती है। देखिए, लोकसभा इलेक्शन के काफी पहले न्याय यात्रा चल चुकी है, उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, अलग अलग राजनीतिक प्रबंधन की दृष्टि से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। बीजेपी तो उठा ही रही है, कांग्रेस भी अपना काम कर रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी कहाँ है? लोकसभा चुनाव के चुनावी मुद्दों से तो दूर नजर आते हैं, इसीलिए
कौन चुनाव में कहाँ है, आकलन करना अभी थोड़ा मुश्किल है। जब रंग में आएगा तब जरूर हम इसका आकलन बेहतर ढंग से धीरे कर धीरे पाएंगे। रंग चढ़ने लगा है। अब धीरे धीरे संदीप रंग चढ़ने लगा है। अब ये रंग कितनी किस पार्टी पर चढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई देगा और किस और खुशियां बिखेरेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको